बिल्कुल, अगर आईएमएफ के साथ कोई डील होगी और आप उस डील को साइन करने के बाद मुकर जाएंगे, तो फिर आप कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई हेल्प, बल्कि आपका जो है उसके बाद ब्लैक लिस्ट होने का बहुत ज़्यादा खदशा था। तालपुर साहब, अब ज़ाहिर सिंध में आपकी हुकूमत है और वफाक में आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अब इस सारी सूरत हाल में बेचारे कराची वाले, सिंध वाले वो परेशान हैं कि जो इतने घंटों की लोड शेडिंग है, इसका कोई है पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल है? बड़े सारे ये मंसूबे बनाए गए कि जल्दी मार्केट से बंद कर दी जाएं ताकि बिजली बचाई जा सके। बिजली तो जाती हुई नज़र आ रही है, लोड शेडिंग इतनी बढ़ चुकी है, क्या होगा? इसका कोई हल है आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया साहिबा। एक तो हालात बड़े ख़राब हैं, हाँ। ऊपर से आप मूड भी मुझे आज थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसलिए मैं ज़रा परेशान हूँ। पर हालात तो मेरे ख्याल से इतना जल्दी सुधरने का मेरे ख्याल से सोचना ज़रा गलत होगा। जो साढ़े तीन साल में इन लोगों ने हाल किया है 4 साल में इस मुल्क का, तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। सर, इन्होंने 3.5 साल में ऐसा क्या कर दिया कि 2 माह में आवाम पर इतनी परेशानी है? 3.5 साल में वो किया है जो मेरे ख्याल से कोई कमबख्त शायद 10 साल में भी हाल नहीं कर सकता था। और जो खसूसन जो मुआहदे किए गए आईएमएफ के साथ, जिन पर भी इमरान नियाजी की सही है और वादा करके आईएमएफ से मुकर गए और पूरा हमें करना पड़ा। यानी कि अवाम की आंखों में जो समझदार हैं वो समझते हैं, पर जो नहीं समझते उनके हिसाब से शायद ये भी वो समझते होंगे मुआहदा हमारी तरफ से। पर आपको पता है और मुझे पता है कि ये मुआहदा किसने किया था, निभाना हमें पड़ गया। क्योंकि अगर हम कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मुल्की तौर पे कोई वादा कहीं से वादा करते हैं तो वफा करना होता है। कोई मजबूरी थी, कोई मजबूरी थी कि निभाना आपको पड़ गया? बिल्कुल, अगर आईएमएफ के साथ कोई डील होगी और आप उस डील को साइन करने के बाद मुकर जाएंगे, तो फिर आप कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई हेल्प, बल्कि आपका जो है उसके बाद ब्लैक लिस्ट होने का बहुत ज़्यादा खदशा था, जो अब हमने क्लियर कर लिया है मुआहदे पे अमल करके। और मेरे ख्याल से जिस तरह से इमरान नियाजी कहा करते थे कि 5 साल मुझे ये चाहिए हालात सही करने को और 5 साल मुझे और चाहिए, 10 साल के बाद हालात बेहतर होंगे, तो हम ऐसी कोई बात नहीं कर, पर हम कह रहे हैं हमें आपको कम से कम 6-8 महीने देने पड़ेंगे। जो हमने अभी नया बजट लाए हैं जिसमें हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने इम्पोर्ट पे पाबंदी डाली है, तो इस बैन के बाद हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। और 6-8 महीने के बाद हमने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी वहीं चले, ये अलग बहस है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, के इलेक्ट्रिक जिसका अजाब हम लोग कई सालों से भुगत रहे हैं कराची वाले, क्या कसूर है हमारा? क्या के इलेक्ट्रिक को कोई लगाम डालने वाला है? कोई इनसे पूछने वाला है कि आप इतने घंटों की लोड शेडिंग क्यों करते हैं, गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों करते हैं? बिजली के नर्ख बढ़ते जा रहे हैं और बिजली मिल नहीं रही है आवाम को। बिल्कुल, बहुत ज़्यादती कर रहा है कि इलेक्ट्रिक, और किसी की मानने को सुनने को भी तैयार नहीं है। और जब हम आके कहते हैं कि हमारी बिजली तो हमारे साथ 10 किस्से नहीं खोल देता है कि फेडरल गवर्नमेंट की फ़लानी पेमेंट नहीं आई, ऑयल की फ़लानी पेमेंट नहीं आई, पेट्रोल की फ़लानी पेमेंट नहीं आई, तो उसके अपने मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। मैं जरदारी साहब के पास बैठ रहा था, प्रेसिडेंट जरदारी के साथ, कोई 3 दिन पहले नवाबशाह में। तो उनसे भी डिस्कशन कर रहा था। उन्होंने कहा कि जी मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करा था, मेरी चल नहीं रही थी, पर अब जो है मैं चाहूँगा और मैं इंशाल्लाह इस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि एक की इलेक्ट्रिक नहीं होना चाहिए जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है। और कंपनीज भी होनी चाहिए। हाँ। जब कई प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो प्राइसेस भी नीचे आती हैं, कंपटीशन भी होता है, और कंपटीशन की वजह से फिर लेकिन ये किसकी ईमा पर होता है? ये आज की बात तो नहीं है तालपुर साहब, आप भी जानते हैं, आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ। ये प्राइवेट कंपनीज की बात तो सालों से हो रही है, पीटीआई तो दूर दूर तक नहीं थी। आज भी वफाक के इत्तेहादी हैं, वफाक से बोलिए ना कि क्यों प्राइवेट कंपनियाँ नहीं आती हैं जिस तरह और ममालिक में होता है। कराची वालों का क्या कसूर है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी एट द मोमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब और जरदारी साहब एक पेज पर हैं इस बात पे, तो आई एम श्योर कंपनीज का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और इसी हमारे हुकूमत के साल सवा के पीरियड में ही मैं समझता हूँ कि हम विल बी एबल टू गेट इन सम न्यू कंपनीज। राइट, अच्छा, पॉइंट टेकन। ज़रा मैं आपसे बल्दियाती इलेक्शंस की बात कर लूँ, क्योंकि जो कुछ बल्दियाती इलेक्शंस में हुआ और जिस तरह के इल्ज़ामात आप लोगों पर लगाए गए, ये तक इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस बैठकर जो है वो वोट गिन रही थी, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट थी, सिंध पुलिस की बाकायदा धांधली कराई गई, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए। ना सिर्फ पीटीआई, एमक्यूएम जो कि इत्तेहादी हैं, जेयूआई जो कि इत्तेहादी हैं, वो सब खिलाफ बोल रहे हैं आपके, वो सब कह रहे हैं धांधली हुई है। तो इस पे क्या है आपका मौक़िफ़? सुमैया, मुझे ये बताएं कि धांधली कौन करता है? कौन करता है? धांधली हमेशा से वो है
जो इलेक्शन हार रहा होता है, जिसके पीछे वोट बैंक नहीं होता, जिसके पीछे लोग नहीं होते, जिसके पीछे आवाम नहीं होती। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जो है सबसे मकबूल जमात है और कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पे हम विनिंग पोजीशन में ना हो। तो हमारा ये फर्ज होता है और हमारी ये कोशिश होती है कि जितना पीसफुल इलेक्शन का प्रोसेस गुजरेगा उतना हमें फ़ायदा है। इसी तरह से हमें क़यादत की तरफ से भी सख्त हदायत थी कि आपको किसी भी तरह कहीं भी कोई गड़बड़ होने नहीं देनी है। और आप अगर ज़रा हिसाब लगाएं कि 9000 पोलिंग स्टेशंस थे, 9000 पोलिंग स्टेशंस में से कितने पोलिंग स्टेशन पर मसले हुए, अगर आप उनका काउंट करते हैं ना तो 1 नहीं पर वो 0.001% पोलिंग्स पर मसला हुआ है। और इतना इलेक्शन में होता है। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन एमक्यूएम ये कह रही है कि वो पीपल्स पार्टी से मुआहदा खत्म कर देगी। आपने इतनी धांधली की है, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नून लीग, ये 3 जमातें अलग नहीं होने वाली। हमारे मुआहदे अटल हैं। चले मैं पूछ लेती हूँ ना, मैं पूछ लेती हूँ ना सर, आप कह रहे हैं अटल, आप लोग अलग नहीं होंगे, लेकिन हमें अब एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ जानना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।